नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार बेसिक साइंस से संबंधित वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। और साइंस के 3 भाग हम जानते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के कुछ पॉइंट पे मैंने आप लोगों को चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ा था जिसके बारे में हमने चर्चा की, दूरी और विस्थापन। फिर हमने पढ़े चाल और वेग के बारे में। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे हमने एग्जाम्पल भी उस पर किए। साधारण एग्जाम्पल थे, लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में सिंपल उदाहरण ही पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये टॉपिक है, इसको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है और बाकी हम आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब अपने आज इस नए वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसके बारे में आगे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान देना, एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं मैं, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, या फिर वैसे ही एक शब्द हो गया औसत वेग। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग। चाल और वेग में अंतर क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। चाल और वेग में अंतर क्या होता है वो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर हम लगभग इन दोनों का एक ही नाम पढ़ते हैं। चाल भी पढ़ लेते हैं कई जगह अपने वेग भी नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को इनमें अंतर जरूर पता होना चाहिए कि आखिर चाल किस शब्द के लिए यूज में लिया गया है और वेग वाला शब्द कहाँ, कौन सी दिशा के लिए यूज में लिया गया है। तो इनमें आपको ये अंतर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, चाल और वेग हमने पढ़ लिया, इनका अंतर पढ़ लिया। अब औसत की बात करते हैं। अगर कई बार ऐसी कोई कंडीशन दी जाए, देखो इनका हमने नॉर्मल सूत्र तो ये पढ़ा है, मैं लिख देता हूं यहां पर कि सर चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये तो सूत्र पढ़े हमने, मात्रक वगैरह। अगर आपको दूरी परमानेंट दी है, समय दिया है फिक्स, तो आप ये सूत्र यूज में ले सकते हो और आप आराम से चाल या वेग के मान निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, अब इन दोनों में अंतर एक ही चीज का है, इन दोनों में अंतर एक ही चीज का है, वो है खाली दिशा का अंतर है। इसमें दिशा होगी वेग में और इसमें दिशा नहीं होगी। और आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे देता है कई बार कि एक कोई कण है, कण t1 समय में, कोई टाइम है, उस टाइम एक टाइम नोट कर लिया, जैसे हमने घड़ी में देख लिया, एक t1 टाइम पर की बात कर ली, तो t1 समय में जो दूरी है वो s1 तय करता है। दूरी को s1 लिख दिया, तथा फिर t2 समय में दूरी s2 तय करता है। समझ में आ रही बात मेरी? तो मैंने एक रिजल्ट, एक छोटा सा वाक्य आपके पेपर पे लिख दिया इस पे कि एक कण है वो t1 समय में s1 दूरी तय करता है। ठीक है, यहां विस्थापन आ जाए, नाम विस्थापन भी आ सकता है, s1 विस्थापन, और t2 समय में s2 विस्थापन। दूरी है तो दूरी शब्द आ जाएगा और विस्थापन हो तो विस्थापन आ जाएगा। दूरी हो तो चाल निकाल देना और विस्थापन हो तो वेग निकाल देना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आपको औसत चाल निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? औसत चाल। और अगर वेग की बात करूं तो क्या निकालोगे? औसत वेग। समझ में आ रही बात मेरी? अगर वेग की बात करें तो औसत वेग निकालना है ऐसी पोजीशन में, और चाल की बात करें तो औसत चाल निकालनी है। और सूत्र क्या होगा? सूत्र ये हो जाएगा, दूरी में परिवर्तन
भाग समय में परिवर्तन। बस इतना सा आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में संशोधन करना है। और अगर वेग निकालो तो लिख देना विस्थापन में परिवर्तन भाग समय में परिवर्तन। ये बहुत ही सिंपल चीज है। ये लो, ये मैंने फॉर्मूले नोट कर दिए। अब ये दोनों सूत्र आपको नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हो इनको कि दूरी और विस्थापन में बस परिवर्तन और समय में परिवर्तन का अनुपात ले लो, औसत चाल और औसत वेग आ जाएगी। देखो इन दोनों में अंतर किस चीज का है, इसमें खाली दूरी है और बटे समय, और इसमें दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, एक ही चीज है। इसमें विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, मतलब चाल का सूत्र हो, चाहे अगर ये दूरी है तो दूरी में परिवर्तन कर देना, और अगर यहां पर विस्थापन शब्द आ जाए तो विस्थापन में परिवर्तन कर देना। समझ गए बात मेरी? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज हम आराम से इस पॉइंट पर क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं लिखूं औसत चाल को, तो औसत चाल, अब औसत चाल को इन सबको v से दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है, दर्शाते हैं v से ही हैं। चाल हो, चाल को भी v से लिखते हैं, और वेग हो, वेग को भी v से लिखते हैं, ठीक है, दोनों को v से ही लिखते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो मैंने यहां लिख दिया v एवरेज, औसत है ना, चाल को भी v से लिखते हैं और वेग को भी v से लिखते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? दोनों को v से ही लिखते हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ही चीज का है ना, वो है दिशा का, ठीक है। एक में दूरी आती है, एक में विस्थापन आती है। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूं वो इसी चीज के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा इस पे ध्यान जाए। तो दूरी में परिवर्तन शुरुआत में कितनी थी S1, बाद में कितनी हो गई S2, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, और समय हो जाएगा T2 माइनस T1। ये दूरी में परिवर्तन हो गया और नीचे आ गया समय में परिवर्तन, ठीक है। शुरुआत में दूरी S1 टाइम T1, बाद में दूरी S2 टाइम T2, तो S2 माइनस S1। परिवर्तन जब भी निकालते हैं ना, अंतर निकालना, परिवर्तन मतलब अंतर निकालना, तो अंतिम पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन घटाते हैं। बाद में कितना था और पहले कितना था, ठीक है, बाद में कितना है पहले कितना था, तो वो अंतर हो जाएगा। बाद में चाल S2 और पहले कितनी है S1, बाद में टाइम T2 और पहले कितना था T1। और इधर औसत वेग की बात करूं तो सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा, बस यहां पर ये S1 S2 विस्थापन हो जाएंगे, S1 S2 क्या हो जाएंगे, विस्थापन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है भाई, दूरी है तो दूरी आ जाएगा और विस्थापन है तो विस्थापन आ जाएगा। ये जो सूत्र होते हैं ये औसत वेग और औसत चाल के सूत्र होते हैं, और दोनों को दर्शाते हैं हम v से ही। किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर दोनों को एक चीज से ही दर्शाते हैं तो इनमें अंतर कैसे होगा, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न में इस चीज का आपको हिंट मिलेगा कि अगला हमसे विस्थापन पूछ रहा है या दूरी पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है या दूरी पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है या वेग पूछ रहा है। इसमें प्रश्न से आपको हिंट मिलेगा। अगर प्रश्न में दिशा की चर्चा हो रही है तो आपको वेग लिखना है, विस्थापन लिखना है। वेग और विस्थापन की चर्चा कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिशा की चर्चा नहीं हो रही है तो दूरी और चाल आपको यूज में लेने हैं शब्द। समझ में आ गई बात मेरी? इस प्रकार ये क्वेश्चन आप इनको लिख सकते हो। तो औसत वेग का भी यही सूत्र हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं इसको x2 माइनस x1 से लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूरी को s लिख दिया और विस्थापन को x लिख देता हूं, और समय लिख दिया T2 माइनस T1। इस प्रकार हम औसत वेग और औसत चाल के सूत्र निकाल सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? ये चाल और वेग पर डिपेंड मैंने कुछ टॉपिक आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग क्लियर कर रहे होंगे और इनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इनको क्लियर करो तभी आगे के पॉइंट वो है वो आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, और मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, आपसे बार बार मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक ये चीजें आसानी से क्लियर नहीं होगी बच्चों। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन
इतने आसानी से क्लियर नहीं होंगी। उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस अनिवार्य है साइंस सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें देखें और आप इनके नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, मैं तो जैसे आप लोगों को नॉर्मली ये समझा रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, इनके नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करोगे तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो दोबारा देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वीडियो आपके पास है, ठीक है, आप घर पे रहते हुए आराम से इस चीज़ों को पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। अब अपने आगे एक चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है एक समान गति। इसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान गति का मतलब एक, देखो नाम से पता चल रहा है, एक प्रकार की गति, एक जैसी गति। अगर कई बार हमने देखा है, हम यात्रा करते हैं, गाड़ी के अंदर यात्रा करते हैं, तो हमने देखा है कि गाड़ी की अगर स्पीड, गाड़ी की चाल, अब देखो मैं इन दोनों शब्द को एक साथ ही यूज में लूंगा। ठीक है, स्पीड या चाल कह दो, वेग या चाल कह दो, मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, बस अंतर डायरेक्शन का है। तो आगे चलकर बड़ी क्लासों में इनमें ज्यादा डिफरेंट नहीं किया जाता, कुछ भी नाम लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने। ठीक है, और अगर ज्यादा ही हम गहराई में जाए, अंतर करना चाहें, तो मैंने आपको इनके अंतर समझा दिए। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक समान गति में क्या कहता है कि मान लो हम गाड़ी में कहीं यात्रा कर रहे हैं और हमने क्या देखा कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो लगातार एक जैसी बनी हुई है। जैसे सपोज करो हमने एक टाइम पर गाड़ी में स्पीड देखी, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाड़ी में सुई देखते हैं ना अपने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और आजकल तो गाड़ियों के अंदर डिजिटल मीटर भी आते हैं, उस मीटर में लिखा हुआ आता है 80, 81, 82, ऐसे मीटर में लिखा हुआ आता है, गाड़ी की स्पीड आती है उसमें लिखी हुई। बाइक में भी आती है। ठीक है, उनमें वो सुई वाले मीटर नहीं होते, अमूमन गाड़ियों में वो सुई वाले मीटर होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वो सुई ऊपर चली जाती है, ऐसे 80, 90, 100 इस प्रकार। ठीक है, बाइक में होते हैं ऐसे मीटर। और आजकल नई जो भी टेक्निक आती है उसमें क्या होता है, वो मीटर नहीं आती, उसकी जगह डिजिटल मीटर आते हैं, उनमें अंक लिखे होते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीड आती है 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार लिखे हुए आते हैं अंक। ठीक है, तो उसमें भी हम अपने को स्पीड पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। गाड़ी की स्पीड से चल रही है वो आराम से हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मान लो, सपोज करो। अब हमने एक समय पर यह देखा, फिर थोड़ी सी देर बाद में मैंने दोबारा उस मीटर की ओर ध्यान दिया, तो मैंने देखा यार गाड़ी की स्पीड 80 है। ठीक है, फिर भी 80 है। बात आ रही समझ में? दोबारा देखा तो भी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 80 है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखा, ठीक है, मान लो 5 मिनट पहले देखा 80 किलोमीटर, 5 मिनट बाद देखा 80 किलोमीटर, फिर 5 मिनट बाद देखा 80 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 5 मिनट के बाद आपने गाड़ी की स्पीड देखी, तो हर बार स्पीड कितनी नजर आ रही थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हर बार स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारी गाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक जाती है। अगर ऐसी गति हो रही है तो उसे एक समान गति कहेंगे बच्चों। हर 5 मिनट के अंतराल में मैंने गाड़ी की स्पीड नोट की, हर 5 मिनट में अपनी घड़ी में टाइम देखता गया। 5 मिनट पहले स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर। फिर 5 मिनट बाद स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर। फिर 5 मिनट बाद स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर घंटे। तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। तो इसकी अगर परिभाषा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा?
अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी गाड़ी है ना, अपनी गाड़ी 80 किलोमीटर तय करेगी, लगातार चलती जाएगी तो प्रत्येक घंटे में 80 किलोमीटर पार करेगी, हर घंटे में 80 किलोमीटर दूरी पार करेगी, एक घंटे में। समझ में आ रही बात मेरी? ये एक समान गति होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने ये आपके सामने रख दिया। अब इसकी परिभाषा बनाऊं तो मैं ये लिखूंगा, यदि कोई वस्तु मतलब अपनी गाड़ी हो गई, ठीक है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे वस्तु की एक समान गति कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है ये, थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देना। समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी। तो मैंने 5-5 मिनट का एक एग्जांपल दिया आपको, तो हर 5 मिनट के बाद में मैं स्पीड देख रहा हूं, हर 5 मिनट के बाद में मैंने स्पीड देखी है, ठीक है। हर 5 मिनट के बाद में स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब समान समय अंतराल में दूरी भी कितनी तय हो रही है? समान दूरी तय होगी, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगी तो इसे वस्तु की एक समान गति कहते हैं। समझ गए बात मेरी? इसे वस्तु की क्या कहेंगे हम? एक समान गति कहेंगे, ठीक है। अगर इस चीज का हम ग्राफ बना सकते हैं, इस चीज को ग्राफ से ज्यादा समझाया जा सकता है कि जैसे मानो एक तरफ मैंने टाइम ले लिया, समय, और समय हमें हमेशा सेकंड में लेंगे क्योंकि ऐसा ही पत्ती हमें कहती है ऐसा करने के लिए। और एक तरफ मैं ले रहा हूं दूरी, क्या ले रहा हूं बच्चों? दूरी ले रहा हूं। और दूरी ऐसा ही पत्ती में किस में लेंगे? अपने मीटर में लेंगे। समझ गए बात मेरी? ठीक है। अब वैसे रिजल्ट तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है, तो वो आप मैंने बार बार समझा रहा हूं ये चीजें, आप इस चीज पे फोकस कर चुके होंगे मेरे हिसाब से कि एसआई पद्धति के अनुसार ये मीटर में होती है दूरी, यानी लंबाई मीटर में होती है, समय सेकंड में होता है। आप चाहो तो यहाँ किलोमीटर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला। यहाँ घंटे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला। लेकिन हम एसआई पद्धति की पालना करें। अपने को पता है अपनी गाड़ी की स्पीड यही दिखाते हैं अपने मीटर में, पता है अपने को। लेकिन ये तब दिखाते हैं ना, इनको दिखाने में अपने को बिल्कुल आराम से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए हम ये रिजल्ट आराम से दिखा सकते हैं। अगर हम इनको दूरी बट और सेकंड में बदलें तो थोड़े से रिजल्ट छोटे बड़े हो जाएंगे, इसलिए ये मात्रक हम यूज में लेते हैं। और अपने को इनमें कोई गलत नहीं है, ये चीजें ये सही है। लेकिन एसआई पद्धति हमसे क्या कहती है कि दूरी का मात्रक मीटर में लो और समय का मात्रक सेकंड में लो। आप यहां से चलना शुरू हुए, ये 0 है, ठीक है। और आप 5-5 मिनट का टाइम ले रहे हो ना, तो मैंने 5-5 मिनट के अंतराल में एक पैमाना मान लिया कि ये 5 मिनट है, फिर ये 5 मिनट और हो गए, फिर ये 5 मिनट और हो गए, फिर ये 5 मिनट और हो गए, ऐसे 5-5 मिनट के अंदर, ठीक है। बात आ गई समझ में? 5 मिनट कह दो या मैंने सेकंड लिया तो 5 सेकंड मान लो, चलो 5 सेकंड मान लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि हर 5 सेकंड में स्पीड एक जैसी है। तो परिभाषा क्या कहती है? समान समय अंतराल में समान दूरी, यानी पहले 5 सेकंड ये हुई है, फिर अगली 5 सेकंड ये बच्चों यहां से यहां तक, और फिर अगली 5 सेकंड है वो यहां से लेकर यहां तक पूरी हुई। हर 5-5 सेकंड का मैंने गैप लगा रखा है। तो पहले 5 सेकंड में जितनी दूरी तय की है, मान लो इतनी दूरी तय की है, यही तो है दूरी। तो पहले 5 सेकंड में ये दूरी है, तो अगली 5 सेकंड में भी इतनी दूरी होगी, समान समय अंतराल में समान दूरी। फिर अगली 5 सेकंड में भी इतनी दूरी होगी, और फिर अगले 5 सेकंड में भी इतनी दूरी होगी। इस प्रकार ये ग्राफ चलता जाएगा। तो अगर इस ग्राफ को मैच करें तो पहले 5 सेकंड के लिए ग्राफ ये आ रहा है, ये, फिर अगले 5 सेकंड के लिए अपना कुछ ग्राफ ऐसा आएगा,
ये लो, क्लियर। और फिर अगले 5 सेकंड के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये लो। और फिर इस प्रकार ये ग्राफ जो है वो लगातार आगे चलता जाएगा। तो जब इस ग्राफ की इन लाइनों को, इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। समझ में आ रही बात मेरी? बिल्कुल सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजरती हुई। ये मूल बिंदु हो गया ना अपना, मूल बिंदु यानी जहां से हम चलना शुरू हुए थे। तो एक समान गति का जो ग्राफ होता है, किस किस के बीच में? दूरी और समय के बीच में, ठीक है। दूरी और समय के बीच में ग्राफ अगर बिल्कुल सीधी रेखा आ रही है, समझ रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाएगी, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। समझ रहे हो बात मेरी? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, ये एक समान गति का उदाहरण है। अब अपने आगे एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि असमान गति, ये तो एक समान गति होगी। अब असमान गति अगर आपसे पूछ ले तो इसका जस्ट उल्टा करना है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। एक समान गति है तो उसमें समान समय में समान दूरी तय होती है, और एक असमान गति में समय और दूरी में ये जो अनुपात है ये बराबर नहीं रहता, ठीक है। यहां तो ये रेशियो बराबर चल रहा है ना टाइम के अनुसार, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, ठीक है। जबकि असमान गति में इस प्रकार का कोई मतलब ये जो समान टाइम, समय भी बदल सकता है और दूरी भी बदल सकती है, वो गति क्या कहलाएगी? एक असमान गति कहलाएगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दूं कि एक तरफ एक गाड़ी चल रही है, एक तरफ एक बाइक चल रही है और एक तरफ एक साइकिल चल रही है, तो क्या तीनों की अगर मैं एक ही टाइम पर स्पीड नोट करूं, हर 5-5 सेकंड के बाद तीनों की स्पीड नोट करूं, तो क्या तीनों समान समय में समान दूरी तय कर लेंगी? क्या नहीं करेंगी। साइकिल बहुत धीरे चलती है, फिर उससे तेज बाइक चलती है, फिर उससे तेज क्या चलती है? गाड़ी चलती है, ठीक है। तो वो गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है, ठीक है। उस गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। यानी इस गति में दूरी लगातार बदलती रहती है समय के अनुसार, ठीक है। और लगातार बदलती भी कैसे? एक अनुपात में नहीं बदलती, लगातार बढ़ती जाती है। साइकिल की दूरी कम है, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, और फिर बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी 5 सेकंड में, और फिर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और ज्यादा होगी, तो वो असमान गति कहलाएगी, ठीक है। और एक असमान गति में लगातार वेग में परिवर्तन होता है, समय के अनुसार वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो स्पीड है वो लगातार बदलती जाती है। और एक समान गति में जो वेग है वो नियत बना रहता है। वेग क्या रहता है? नियत रहता है। क्यों रहेगा? वेग या चाल कह दो, वेग या चाल मैं इसको नाम दे दूं, ठीक है। क्योंकि समान समय में समान दूरी तय हो रही है, तो दूरी और समय का अनुपात ही तो चाल या वेग हम कहते हैं, ठीक है। दूरी की जगह विस्थापन आ जाए तो वेग कह देंगे। वो बात तो अब कंफ्यूजन वाली होनी नहीं चाहिए, ये तो मैं क्लियर कर ही चुका हूं ये बात कि चाल और वेग में क्या अंतर है, बार बार बोलता आ रहा हूं मैं ये चीजें। तो यहां पर वेग नियत अपने आप ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि समान टाइमिंग अगर बात हो रही है, टाइमिंग इक्वल है, तो डिस्टेंस भी तो इक्वल चल रही है, दूरी भी तो इक्वल चल रही है, तो चाल और वेग के जो भी मान निकालोगे वो नियत आएंगे। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो एक छोटी सी बात और बता देना चाहूंगा इस ग्राफ के अंदर भी, कि ये दूरी और समय का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? दूरी और समय का ग्राफ। हालांकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको
यहां पर आपको पूर्ण रूप से क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पर कि दूरी और समय वक्र यानी ग्राफ की जो ढाल है वो वेग को प्रदर्शित करती है। वक्र की ढाल, ढाल मतलब क्या होता है, वक्र कितना झुका हुआ है। अब ये अपना ग्राफ ऐसे झुका हुआ है, जैसे मैंने ये पेन रखा हुआ है, ऐसे ये ग्राफ झुका हुआ है। अब ये ग्राफ लगातार इसी एंगल पे झुका हुआ है, देख रहे हो ना आप लोग, ग्राफ लगातार इसी एंगल पे झुका हुआ है, तो ये ढाल कहलाती है ग्राफ की। शॉर्ट शब्दों में समझा रहा हूं मैं इस चीज को, वैसे इसकी डिटेल पढ़े तो अलग से एक वीडियो तैयार हो जाता है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस ग्राफ में, ये ग्राफ एक निश्चित कोण पे झुका हुआ है, ये एंगल चेंज थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। जैसे सपोज करो ये एंगल थीटा है, धरातल से ये धरातल मान लिया मैंने, तो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा ही होगा बच्चों। मैं इसको आगे बढ़ाकर देखो तो ये भी थीटा बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, और ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये सारे कोण थीटा होंगे, ठीक है। और ढाल क्या होती है, जिस कोण पे ग्राफ झुका हुआ है उस कोण को ही हम ढाल के रूप में दर्शाते हैं। तो ये ढाल लगातार नियत रह रही है, थीटा 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 थीटा। और नियत कौन चीज रहती है इसमें, चाल या वेग नियत रहता है। तो इसका मतलब दूरी समय वक्र की जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, वेग को। ये बस इतनी बात याद रखना आप लोग। कौन सी गति है, एक समान गति। यहां बात चल रही है असमान गति, इसमें वेग बदल रहा है, इसमें वेग बदल रहा है, लगातार बदलेगा। असमान गति में टाइम के अकॉर्डिंग वेग बदलता है, वो असमान गति होगी। और जहां वेग बदलता है ना, वहां त्वरण उत्पन्न होता है। एक नया शब्द जोड़ दिया मैंने, त्वरण। तो असमान गति भी कह सकते हैं इसे, और इसे त्वरित गति भी कह सकते हैं, ठीक है। और त्वरण क्या चीज होती है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ठीक है। जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे स्मॉल ए से दर्शाते हैं, ये इसका सिंबल होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। वही चीज, t1 समय पर वेग v1 है, t2 समय पर वेग v2 है। यानी किसी टाइम पर वेग, एक टाइम पर v1 है और अगले टाइम पर v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, v2 माइनस v1। समय में परिवर्तन कितना हुआ, t2 माइनस t1। वो त्वरण हो गया। वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। समझ में आ गई बात मेरी? ध्यान देना ये चीज अगर आपको क्लियर हो रही है। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिवर्तन लिखा है ना मैंने, वेग में परिवर्तन, तो त्वरण, वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश है, ठीक है। इसका मात्रक होगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बच्चों, ये इसका मात्रक होगा। क्योंकि ये देखो वेग है, वेग में परिवर्तन करोगे तो वेग ही है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। और नीचे समय तो 1 सेकंड और पड़ा है, तो मीटर बटे सेकंड, जैसे इसको हल करते हैं ना, तो मीटर बटे सेकंड तो मात्रक किसका हो गया, वेग का। और नीचे समय में परिवर्तन, तो ये समय ही तो है, तो समय और पड़ा है नीचे, तो सेकंड भाग में और पड़ा है, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर नहीं हो गया क्या, ये इसका मात्रक होता है। तो इस टॉपिक में ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। एक समान गति हमने पढ़ी है, ठीक है। एक समान गति के बारे में हमने चर्चा की है, कुछ उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखे हैं, और एक असमान गति के बारे में चर्चा की है। असमान गति और समान गति में अंतर इतना ही है कि एक समान गति में तो वेग नियत रहेगा, और असमान गति में वेग बदलेगा। जहां वेग बदलता है वहां त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन।
ठीक है। सदिश राशि होती है त्वरण और ये इसका मात्रक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको मैं ज़्यादा इस टॉपिक में इन पॉइंट में उलझाने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, सरल रूप से प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे और इनको तैयार करते रहिए। खास करके वो जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो विशेष करके, ठीक है, इनके आप नोट्स तैयार करें। और 9th वाले बच्चे हैं वो इनको तसल्ली से नॉर्मल, इसीलिए मैं छोटे बच्चों के लिए तो विशेष करके टॉपिक कम ले रहा हूँ, एक एक दो दो पॉइंट ले रहा हूँ। तो आप इनको अच्छी तरीके से एक नोट्स पेपर में नोट करके इनको तैयार करें। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो देखें, आपको कहीं जाना तो है ही नहीं, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, एक बार देखें, 2 बार देखें, आपके कुछ इसमें कुछ खर्चा नहीं लग रहा है, आपके लिए निःशुल्क सेवाएं हैं ये सारी। तो आप इनको नोट करते रहिए। ठीक है, आपके अपने वीडियो है, आपका अपना चैनल है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम प्रॉब्लम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।